Assalamualaikum everyone. Today we will discuss MCQs of year number 8, which is entrepreneurship in digital age. Okay, the first MCQs is what is the primary goal of quantitative research? क्या प्राइमरी गोल है या क्या मेन गोल है क्वांटिटेटिव रिसर्च का? क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो फोकस होता है वो नंबर्स की तरफ होता है, मेजरमेंट्स की तरफ होता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की तरफ होता है। तो इसका जो मेन गोल है वो क्या होगा? इसमें जो हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है टू टेस्ट और कंफर्म थेरीज एज एंड एजप्शंस। ठीक है, तो जो उसका मेन गोल यही है कि वो क्या करता है, जो थेरीज होती हैं, जो एजप्शंस होती हैं, जो हम लोगों ने खुद चीज़ें एज्यूम की होती हैं, उसको टेस्ट करता है और कंफर्म करता है कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट दी है क्या वो ठीक है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मैथड इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है कौन सा कॉमन मैथड है। आगे डिफरेंट जो है वो मेथड्स हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसका फोकस किसकी तरफ होता है? एक्सपीरियंसेस की तरफ, ओपिनियंस की तरफ, बिहेवियर्स की तरफ। तो जो यहाँ पे ऑप्शन है सी, थीमेटिक एनालिसिस, तो ये कॉमन मेथड है जो कि एनालाइज कर रहा होता है क्वालिटेटिव डाटा को ताकि वो पैटर्न्स और थीम्स को आइडेंटिफाई कर ले। तो जो बाकी ऑप्शंस हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ठीक है, और इसके अलावा जो है सर्वे विद क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ये इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज थीमेटिक एनालिसिस। ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज टिपिकली यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस? अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में किस टाइप का डाटा जो है वो यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए? तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या होता है, हम बेसिकली मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर या मीन मोड मीडियन वगैरह फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर हमें किस टाइप का डाटा चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यूज उसके लिए चाहिए, नंबर्स के फॉर्म में डाटा चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, विच इज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज। Okay, the next MCQs is which method would you use if you want to understand how people feel about a new product? ओके, कौन सा मेथड जो है वो आप यूज़ करेंगे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो लोग हैं, ठीक है, वो नए प्रोडक्ट के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, अ सीरीज ऑफ इन डेप्थ इंटरव्यूज। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट होता है, जो जिस बंदे से इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, वो डिटेल्ड जो है वो अपने ओपिनियन शेयर कर रहा होता है, प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्ड आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, क्योंकि ये जो है वो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है लोगों की फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को और उनके एक्सपीरियंस को डिटेल में। Next option is next MCQs is which type of question is best suited for collected detailed feedback and open-ended responses? Okay, अब आगे different types के हमें इन्होंने questions दे दिए हैं, close-ended question, Likert सेल स्केल क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, बाइनरी क्वेश्चन। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एमसीक्यूज में ही बोला था कि आप किस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जिस अगर आपको जो है वो डिटेल फीडबैक चाहिए तो उसके लिए फिर हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने होंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जब हम लोग करते हैं तो लोग उनके डिटेल में आंसर हमें प्रोवाइड कर होते हैं, तो क्योंकि हमें डिटेल फीडबैक चाहिए, जिसकी वजह से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हाट इज कॉमन प्रॉब्लम विद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चंस? ठीक है, अब क्या मेन प्रॉब्लम है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चंस के साथ? ओके, अब ये होता क्या है पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। इसमें ये होता है कि हम लोग जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस बनाते हैं, उसका एक फॉर्म बना देते हैं, और फॉर्म ज़्यादातर हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को भेज रहे होते हैं ऑनलाइन। अब जिसकी मर्जी है वो करे उसको, उसके क्वेश्चंस के आंसर दे, जिसकी मर्जी है वो ना दे। ठीक है, हम किसी को फोर्स इसमें नहीं कर रहे होते, मतलब यहाँ पे खुद वॉलेंटरीली जो है वो क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी मर्जी है वो करे, जिसके पास टाइम है वो करे। तो इसके साथ मेन प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो नॉन रिस्पॉन्स बाइस का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तब अक्कर होता है जब जो आप जो है मतलब यहाँ भी होता है कि जो लोग, बहुत से लोग जो हैं वो क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, बहुत कम लोग जो है वो आंसर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये होता आसान है, मतलब आप बस व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भेज दो या इंस्टाग्राम के थ्रू किसी को भी वो फॉर्म भेज दे तो आपको आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, लेकिन बहुत लो रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, क्योंकि बहुत से लोग आंसर्स नहीं दे रहे होते। फिर उसके बाद है विच मेथड इज टिपिकली यूज टू इंश्योर दैट द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन एयर आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड? ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि आप किस तरीके से जो सर्वे क्वेश्चंस हैं वो न्यूट्रल बना सकते हैं।
मतलब आपने ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं कि जो आंसर उसका कर रहा है वो अपने दिमाग से, अपने माइंड से सोच के खुद आंसर करे। ये नहीं कि आप इस टाइप का क्वेश्चन उससे पूछे कि उसी में क्वेश्चन के अंदर आंसर और वही आंसर प्रोवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह दो कि आप किसी के बारे में भी कह सकते हो कि हाँ डॉक्टर्स ने कहा है कि जो एप्पल है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप क्या कहते हैं? तो अब वो क्या करेगा, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है कि अगर वो यही सोचेगा कि डॉक्टर ने ये बात कर दी तो ऑब्वियसली बात ठीक होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करने, आपने न्यूट्रल क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें फिर क्या बैलेंस फ्रेमिंग जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो क्वेश्चंस है वो न्यूट्रल है और अनबाइस्ड है। ओके, नेक्स्ट है, which step in market validation involve estimating the potential market size and share for your product? ठीक है, अब कौन सा स्टेप है मार्केट वैलिडेशन के अंदर जिसमें जो है वो आप पोटेंशियल मार्केट साइज को एस्टिमेट कर रहे होते हो कि कितना जो है वो मार्केट साइज है, मतलब कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने मार्केट साइज को एनालाइज करना है, तो जो इसका अगर आप देखें फर्स्ट जो उन्होंने ऑप्शन दिया है कंडक्टिंग कस्टमर वैलिडेशन इंटरव्यू, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ ओपिनियंस को इकट्ठा किया जा रहा है, मार्केट साइज का इसमें नहीं पता चलता। राइटिंग डाउन गोल्स एजम्पशंस एंड हाइपोथेसिस, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ प्लान को सेटअप किया जा रहा होता है, इसमें मार्केट साइज का नहीं पता चलता। टेस्टिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, इसमें क्या होता है कि आप जो है वो ये भी मार्केट साइज के लिए ठीक नहीं है, इसमें मार्केट साइज का नहीं पता चलता। इसमें जैसे आप ये देख रहे होते हो कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के लिए ठीक है या नहीं, कौन सी प्रोडक्ट सेल होगी या नहीं, मतलब आप उसको टेस्ट कर रहे होते हो। जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मार्केट साइज कितना है, उसको आप एस्टिमेट करने के लिए आप कौन सा स्टेप या कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, असेसिंग मार्केट साइज एंड शेयर। ये जो है डायरेक्टली इवेलुएट कर रहा होता है पोटेंशियल मार्केट को। तो इसलिए जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ डाटा इज यूजफुल फॉर रिसर्चिंग द सर्च वॉल्यूम ऑफ रिलेटेड टर्म्स? वो क्या कह रहे हैं कि मतलब कौन सा डाटा जो है वो यूजफुल है, हेल्पफुल है कि आप इस चीज़ को रिसर्च कर रहे हो कि कितने लोगों ने सर्च किया है, कोई भी रिलेटेड टर्म्स है। अब किसी भी बारे में कह सकते हो, फॉर बुक एक टर्म है, उससे बुक से रिलेटेड कितने लोगों ने जो है वो सर्च किया है, तो सर्च वॉल्यूम आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, मंथली सर्च वॉल्यूम डाटा फ्रॉम सर्च इंजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है वो डायरेक्ट सर्च नंबर्स जो है न्यूमेरिक डाटा प्रोवाइड करेगा कितने लोगों ने जो है इसको सर्च किया है। जो बाकी है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, जैसे क्वालिटेटिव फीडबैक फ्रॉम इंटरव्यूज, तो अब ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये भी डिस्क्राइब कर रहा है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रहा, कोई नंबर्स के फॉर्म में आपको वैल्यू नहीं देगा। फिर नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा फॉर मार्केट रिस्पॉन्स। इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो और इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, लेकिन इसमें जो है वो कोई सर्च वॉल्यूम की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपको नहीं पता चलेगी। या अगर आप लास्ट ऑप्शन देखो कस्टमर डेमोग्राफिक डाटा, अब इसमें जो है वो लोगों को डिस्क्राइब किया जाएगा, यहाँ पे कोई सर्च बिहेवियर जो है वो शो नहीं किया जाएगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। So correct option is C. Okay, the next MCQs is what information is typically include in a customer profile? Customer profile के अंदर कौन सी information ऐड होनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें क्या है, डेमोग्राफिक बिहेवियर एंड पेन पॉइंट ऑफ कस्टमर, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये शो करेगी कि कौन से मतलब कौन से जो है वो किस टाइप की एज, किस टाइप के कस्टमर्स या किस एज के कस्टमर्स, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। ठीक है, या किस किस को जो है वो आपके प्रोडक्ट्स की नीड होगी, इसमें से ये सारी डिटेल होती है, मतलब किस एज या किस टाइप के जो कस्टमर्स है वो आपके प्रोडक्ट्स लेंगे। तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, उनके अंदर जो है उनका बिहेवियर ऐड होना चाहिए, उनके पेन पॉइंट्स ऐड होने चाहिए। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें इंटरनल डाटा होगा, या आप ये कह सकते हो कि इनकम से रिलेटेड डाटा होगा, इसमें कोई कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जस्ट बी ऑप्शन जो है वो कस्टमर की जो प्रोफाइल है उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप थर्ड देखो मार्केट ट्रेंड एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस, तो इसमें एक्सटर्नल मार्केट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इसमें भी कस्टमर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। और फोर्थ ऑप्शन है इंटरनल कंपनी प्रोसेसेस, तो ये भी इरेलीवेंट है कस्टमर्स के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कस्टमर की प्रोफाइल में ऐड होनी चाहिए। अब उसके बाद है व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग कस्टमर प्रोफाइल? कस्टमर प्रोफाइल बनाने का एक बेनिफिट क्या है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो इसका बेनिफिट होगा, रिड्यूस द नीड फॉर मार्केट रिसर्च। ठीक है, ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि इसमें भी रिसर्च की ज़रूरत रहती है। डिक्रीज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ओके ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो टारगेट किया जा रहा था कि कौन से राइट कस्टमर्स हैं, ठीक है, आपके बिजनेस के, ताकि आप सिर्फ उन्हीं को जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के एड्स वगैरह भेजो, उन्हीं के लिए जो है आप डिस्काउंट्स वगैरह लगाओ।
इससे क्या होता है कि जो मार्केटिंग की कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि सिर्फ आप पोटेंशियल कस्टमर्स को आप वो कर रहे होते हो, मार्केटिंग कर रहे होते हो। फिर उसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिजनेस पिच। बिजनेस पिच का प्राइमरी पर्पस क्या है? बिजनेस पिच बेसिकली एक शॉर्ट स्पीच होती है जो कि आप इन्वेस्टर्स वगैरह को, या जिनसे आपने लोन वगैरह लेना होता है या जिनके साथ पार्टनरशिप करनी होती है, उनको आप एक स्पीच कर रहे होते हैं ताकि वो कन्विंस हो सकें, वो आपके बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, एक शॉर्ट स्पीच होती है, एक परसुएसिव स्पीच होती है। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? टू परसुएड इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस पोटेंशियल वैल्यू। ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मेन गोल है कि आप जो है दूसरों को परसुएट कर सको, उनको कन्विंस कर सको कि वो आपके साथ पार्टनरशिप कर सके, आपके बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो मेन यही पर्पस होता है इसका। फिर उसके बाद है विच कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस पिच एड्रेस हाउ योर बिजनेस विल मेक मनी। अब इसमें ये बताया जाए किस तरीके से जो है वो आपका आपका बिजनेस जो है वो पैसे कमाएगा। ठीक है, पैसे अर्न करेगा। तो कौन सा मेन कंपोनेंट है? बिजनेस मॉडल जो है वो इसका मेन कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरीके से जो आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है, वो पैसे अर्न करेगी, पैसे बनाएगी। फिर उसके बाद आता है इन एन एलिवेटर पिच व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हुक। एलिवेटर पिच क्या होता है? पहले तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं। एलिवेटर पिच एक बेसिकली शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि स्पीच होती है। ठीक है, 30 to 60 सेकेंड्स की, जिसमें एक्सप्लेन किया जा रहा होता है आपके बिजनेस आइडिया को। और हुक का क्या मतलब होता है? हुक का मतलब होता है कि फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, या पार्ट ऑफ पिच होता है ये। कि जो हुक होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर रहे होते हो ताकि जो आप स्पीच कर रहे हो उसकी तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं आपको, उनकी अटेंशन आपकी तरफ आ जाए फौरन से। तो आप यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे होते हो कि ताकि जो लोग हैं वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो सकें। ठीक है, जैसे आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या आपको पता है कि 60% जो लोग हैं वो भूल जाते हैं पानी पीना, जितनी इनफ अमाउंट में पानी पीना होता है उतना। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करते हो ना, तो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो आपकी तरफ आ जाती है। तो इसका मेन पर्पस यही है टू ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन एंड स्पार्क इंटरेस्ट, ताकि आप जो लोगों की अटेंशन है उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करवा सको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्लान एंड पिच डॉक्यूमेंट। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? ओके, इसका हम लोग मेन डिफरेंस देख लेते हैं। अ बिजनेस प्लान इज यूज फॉर इंटरनल प्लानिंग एंड डिटेल्ड इन्वेस्टर रिव्यूज। बिजनेस प्लान के अंदर क्या होता है कि आप डिटेल्ड वहाँ पे मेंशन कर रहे होते हो कि आपका बिजनेस क्या है, आप कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हो, आपके कंपटीटर्स कौन हैं, आप किस तरीके से पैसे अर्न करोगे, कहाँ से आपके पास जो है वो पैसे आएंगे, इन्वेस्टर्स कौन होंगे आपके। ठीक है, और मतलब ये सब चीज़ें वहाँ पे आप मेंशन करो, तो इंटरनल प्लानिंग है किस तरीके से आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पिच की बात करें, वाइल अ पिच डॉक्यूमेंट इज डिजाइन फॉर क्विक कंपेलिंग इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई डिटेल चीज़ नहीं होती, जस्ट जो है पिच जो है वो आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप दूसरों को परसुएट कर सको, उनको कन्विंस कर सको। ठीक है, यही पर्पस होता है जस्ट। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ अ सक्सेसफुल एलिवेटर चिप। इसमें एलिवेटर पिच, अब इसमें जो है कौन सा इसका की कंपोनेंट नहीं है एलिवेटर पिच का? इसमें क्या है? डिटेल फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फाइनेंशियल या इनकम से रिलेटेड कोई बात नहीं होती एलिवेटर पिच के अंदर। तो इसलिए जो है वो ये होता भी बहुत लॉन्ग है एलिवेटर पिच के लिए। तो एलिवेटर पिच जस्ट एक शॉर्ट आप कह सकते हो स्पीच की तरह होती है, जिसमें आपने दूसरों को कन्विंस करना होता है। अब उसके बाद क्या है? व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ अ पिच डॉक्यूमेंट। पिच डॉक्यूमेंट का फोकस किसकी तरफ होता है? ओके, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, हाई इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन एंड की पॉइंट टू स्पार्क इंटरेस्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन को ग्रैब करना होता है ताकि जो ऑडियंस है वो इंगेज रहे और इंटरेस्ट ले। ठीक है, जो भी आप उनके सामने बोल रहे हो, जो भी प्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी इन अ बिजनेस पिच। अब यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दिए हैं जिनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिस्क्राइब करे मार्केट अपॉर्चुनिटी को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, द पोटेंशियल मार्केट साइज एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर द बिजनेस। ओके, अब ये शो कर रहा है कि कितनी बड़ी आपकी मार्केट है, कितने ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो आपसे ही प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो जो बाकी है, जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन द फाइनेंशियल मॉडल ऑफ द बिजनेस, तो इसमें जैसे पैसों के बारे में बात की जा रही है कि कैसे आपने पैसे बनाने हैं, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी की बात नहीं की जा रही। द कंपटीटर्स इन द इंडस्ट्री, ये भी मार्केट एनालिसिस का पार्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। द यूनिक फीचर्स ऑफ द बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये भी मार्केट साइज नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो मार्केट साइज कहाँ पे आ रही है? वो यहाँ पे आ रही है कि कितनी बड़ी आपकी मार्केट है। ठीक है, जितनी बड़ी मार्केट होगी उतनी उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उतना ज़्यादा जो आपका बिजनेस है वो सक्सेसफुल रहेगा।
वट रोल डज एक्टिव लिसनिंग प्ले इन पिचिंग अ बिजनेस आइडिया। अगर आप बिजनेस आइडिया को पिच करें तो उसके लिए कौन सा, जो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें जो है वो कौन सा आप ये कह सकते हो कि एक्टिव लिसनिंग के लिए रोल प्ले कर रहा है। ओके, इसके लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे इट हेल्प टू प्रोवाइड डिटेल फाइनेंशियल डाटा, ये अनरिलेटेड है। ठीक है, इट अलाउ फॉर बेटर अडेप्टेशन बेस्ड ऑन ऑडियंस फीडबैक। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये मेन रोल है जो प्ले कर रहा है बिजनेस आइडिया को पिच करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मतलब इसका मतलब क्या, इट अलाउ फॉर बेटर एडेप्टेशन बेस्ड ऑन ऑडियंस फीडबैक। कि जब आप स्पीच कर रहे होते हो, जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हो अपने बिजनेस आइडिया को लोगों के सामने, तो वो साथ साथ आपको फीडबैक दे रहे होते हैं। जैसे जैसे वो फीडबैक दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने जो है अपनी स्पीच को इख्तियार कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉल टू एक्शन इन एलिवेटर पिच। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो लोगों से कह रहे हैं, जो ऑडियंस है, जो जिसके सामने आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने बिजनेस आइडिया को, उनको कह रहे हो कि आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ओवर टीम हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। तो इसमें आप कोई एक्शन लेने को नहीं कह रहे, या ये नहीं कह रहे कि हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है, बल्कि आप जस्ट इसको इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। वी प्रोजेक्ट अ रेवेन्यू ऑफ $500,000 इन द फर्स्ट ईयर। ये भी, इसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, आप जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। कैन वी schedule a मीटिंग टू डिस्कस पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग जो है अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट की जा रही है नेक्स्ट स्टेप के लिए। ओके, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है अवर सोल्यूशन इज यूनिक कंपेयर टू अदर्स। तो यहाँ में भी एक स्टेटमेंट जस्ट दी जा रही है, इसमें कोई एक्शन लेने का नहीं कहा जा रहा। तो एक्शन किस में है, ये ऑप्शन नंबर सी में। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सो आपको एमसीक्यू समझ आए होंगे। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।